दक्षिण भारत में 6वीं और 8वीं सदियों के बीच बहुत से शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। उनमें सबसे महत्वपूर्ण थे पल्लव और पांड्य, जो आधुनिक तमिलनाडु पर राज करते थे। आधुनिक केरल में चेर थे और चालुक्य महाराष्ट्र या दक्कन पर राज करते थे। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्ष को हराया था और उसे दक्कन की ओर अपने राज्य का प्रसार करने नहीं दिया था। इनमें पल्लव और पांड्य जैसे कुछ राज्यों के पास शक्तिशाली नौसेना थी। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और चीन के साथ आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पर उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसके कुछ भागों पर कुछ समय तक शासन भी किया। चोल साम्राज्य का उदय 9वीं सदी में हुआ था। उसने प्रायद्वीप के एक बड़े भाग को अपने अधीन कर लिया। चोलों ने एक शक्तिशाली नौसेना का विकास किया, जिसके बल पर उन्होंने श्रीलंका और मालद्वीप के द्वीपों को भी जीत लिया। दक्षिण पूर्व एशिया पर उनका प्रभाव आज तक महसूस किया जाता है। इसीलिए चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत के इतिहास का चरम बिंदु कहा जा सकता है। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था, जो पहले पल्लवों का सामंत रह चुका था। उसने साल 850 में तंजावुर पर कब्जा किया। 9वीं सदी के अंत तक चोल कांची के पल्लवों को भी हरा चुके थे और पांड्यों को भी कमजोर कर चुके थे। इस तरह दक्षिण तमिल भूमि टोंड मंडल पर उनका अधिकार हो गया, मगर राष्ट्रकूटों से अपना बचाव करने के लिए चोलों को लोहे के चने चबाने पड़े। जैसा कि कृष्ण तृतीय ने चोल राजा को हराकर चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग को छीन लिया था। चोलों के लिए यह एक भारी पराजय थी, पर वे जल्द ही संभल गए। विशेषकर 965 में कृष्ण तृतीय की मृत्यु और राष्ट्रकूट साम्राज्य के पतन के बाद। उसके बाद 2 सदियों तक दक्षिण भारत में चोलों का वर्चस्व रहा। राज और राजेंद्र प्रथम का युग। चोल राजाओं में सबसे महान राज और उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम थे। राज का काल 985 से 1014 तक माना जाता है और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम का काल 1014 से 1044 तक माना जाता है। राज ने कावेरी के कछार डेल्टा समेत पूरे तमिल क्षेत्र को एक शक्तिशाली राज्य में एकजुट किया और उसके प्रभाव को उत्तर में स्थित कलिंग या उड़ीसा तक फैला दिया। उसने विदेशी व्यापार के लिए और कुछ पड़ोसी क्षेत्रों पर वर्चस्व के लिए नौसेना के महत्व को समझा। त्रिवेंद्रम में चेर नौसेना को हराया और क्विलोन पर आक्रमण किया। फिर उसने मदुरई को जीता और पांड्य राजा को बंदी बनाया। उसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया और उसके उत्तरी भाग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसकी इच्छा यह थी कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में होने वाले व्यापार को वो अपने अधीन कर ले। इसीलिए उसने इन सभी आक्रमणों को अंजाम दिया था। कोरोमंडल तट मालाबार और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार के केंद्र थे। मालदीव की विजय उसके नौसैनिक कारनामों में से एक थी। राज ने कर्नाटक के गंग साम्राज्य के पश्चिमोत्तर भागों पर भी अधिकार किया और वेंगी को हराया। राजेंद्र प्रथम अपने पिता के जीवन काल में ही युवराज बना दिया गया था तथा सिंहासन पर बैठने से पहले ही प्रशासन और युद्ध का काफी अनुभव प्राप्त कर चुका था। पांड्य और चेर क्षेत्रों को पूरी तरह रौंदकर और उनको अपने साम्राज्य में मिलाकर राजेंद्र प्रथम ने राज की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाया। श्रीलंका की विजय का कार्य भी पूरा हुआ तथा श्रीलंका के राजा और रानी के मुकुट और राज चिन्ह पर कब्जा कर लिया गया। अगले 50 वर्षों तक श्रीलंका चोलों के अधीन रहा। राज और राजेंद्र प्रथम ने अपने विजय की पहचान के रूप में विभिन्न स्थानों पर भगवान शिव और भगवान विष्णु के अनेक मंदिर बनवाए। इनमें से सबसे प्रसिद्ध तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर था, जो 1010 में पूरा हुआ। चोल राजाओं ने इन मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख लिखवाने की प्रथा चलाई, जिनमें उनके विजय के ऐतिहासिक वृत्तांत दिए जाते थे। यही कारण है कि चोलों के बारे में हम उनके पहले के राजाओं की अपेक्षा काफी अधिक जानते हैं। कलिंग के रास्ते बंगाल तक का अभियान राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के सबसे उल्लेखनीय कार्यों में से एक था। इसमें चोल सेनाओं ने गंगा नदी पार कर 2 स्थानीय राजाओं को हराया था। यह अभियान, जिसका नेतृत्व एक चोल सेनापति ने किया था, 1022 में चलाया गया और इसमें उसी रास्ते को उल्टी दिशा से अपनाया गया जिसे महान विजेता समुद्रगुप्त ने अपनाया था। इस विजय की याद में राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोल यानी गंगा का चोल विजेता की उपाधि ग्रहण की। उसने कावेरी नदी के मुहाने के पास
अपनी नई राजधानी बनाई और उसका नाम गंगईकोंड-चोलपुरम रखा। इसका अर्थ था गंगा के चोल विजेता का नगर। पुनर्जीवित हुए श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ नौसैनिक अभियान राजेंद्र प्रथम के काल का एक और उल्लेखनीय कारनामा था। श्री विजय साम्राज्य, जिसे शैलेंद्र शासकों के अंतर्गत 10वीं सदी में पुनर्जीवन मिला, मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और पड़ोसी द्वीपों में फैला हुआ था और चीन के साथ समुद्री व्यापार के मार्ग पर उसका नियंत्रण था। श्री विजय साम्राज्य के शैलेंद्र राजवंश के शासक बौद्ध थे और चोलों से उनके सौहार्दपूर्ण संबंध थे। शैलेंद्र राजा ने महत्वपूर्ण बंदरगाही नगर नागपट्टनम में एक बौद्ध मठ भी बनवाया था और उसके आग्रह पर राजेंद्र प्रथम ने मठ की देखभाल के लिए एक गांव दान में भी दिया था। भारतीय व्यापारियों के राह की बाधाएं दूर करने और चीन के साथ चोलों के व्यापार का प्रसार करने की चोलों की इच्छा प्रत्यक्ष रूप से दोनों के बीच संबंध विच्छेद का कारण थे। इन अभियानों के फलस्वरूप कदारम या केले तथा मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा के दूसरे बहुत से स्थान जीत लिए गए। चोल नौसेना इस इलाके में सबसे शक्तिशाली रही और कुछ समय तक बंगाल की खाड़ी चोलों की झील बनी रही। लेकिन इसके बाद भी शैलेंद्र शासकों के साथ उनके हार्दिक संबंध जारी रहे। ये सभी जानकारियां सुमात्रा से मिले एक टूटे फूटे अभिलेख से प्राप्त हुई हैं, जिस पर साल 1088 की तारीख पड़ी हुई थी। चोल शासकों ने चीन में अनेक प्रतिनिधिमंडल भी भेजे। ये कूटनीतिक और अंशतः व्यापारिक भी थे। चोल प्रतिनिधिमंडल 1016 और 1033 में चीन पहुंचे। 70 सौदागरों का एक चोल प्रतिनिधिमंडल 1077 में चीन गया और एक चीनी वृत्तांत के अनुसार कांच के सामान, काफूर, जरी के वस्त्रों, गेंडों, सींगों, हाथी दांत आदि के रूप में दिए नजराने के बदले उसे ताम्र मुद्राओं की 81,800 मुद्राएं प्राप्त हुईं, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए से भी अधिक थी। व्यापार के लिए लाई गई सभी वस्तुओं के लिए चीनी लोग नजराना यानी ट्रिब्यूट शब्द का ही प्रयोग करते थे। चोल राजा बराबर चालुक्यों से लड़ते रहे, जिन्होंने राष्ट्रकूटों की जगह ले ली थी। इन्हें परवर्ती चालुक्य भी कहा गया और इनकी राजधानी कल्याणी थी। वेंगी या रायलसीमा, तुंगभद्र के दोआब, उत्तर पश्चिम कर्नाटक के गंग शासित प्रदेश के नियंत्रण के लिए चोल और परवर्ती चालुक्य टकराते रहे। इस टकराव में किसी भी पक्ष को निर्णायक विजय नहीं मिली और अंततः दोनों ही राज्य थक कर चूर हो गए। ये भी प्रतीत होता है कि इस काल में युद्ध कठोर से कठोरतम होते जा रहे थे। चोल राजाओं ने कल्याणी समेत चालुक्य नगरों को रौंदा और लूटा तथा ब्राह्मणों और बच्चों समेत जनता का नरसंहार किया। उन्होंने पांड्य प्रदेश में भी ऐसी ही नीति अपनाई और जनता को भयभीत करने के लिए सैनिक छावनियां बनाई। उन्होंने श्रीलंका के राजाओं की प्राचीन राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया तथा वहां के राजा रानी के साथ कठोर व्यवहार किया। ये घटनाएं चोल साम्राज्य के इतिहास के लिए एक कलंक थीं। लेकिन चोल जब किसी प्रदेश को जीत लेते थे तो वहां प्रशासन की एक ठोस व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करते थे। साम्राज्य भर के गांवों में स्थानीय शासन को बढ़ावा देना चोल प्रशासन की उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक था। 12वीं सदी तक चोल साम्राज्य का फलना फूलना जारी रहा, पर 13वीं सदी के आरंभिक भाग में उसका पतन हो गया। महाराष्ट्र क्षेत्र का परवर्ती चालुक्य साम्राज्य भी 12वीं सदी में समाप्त हो चुका था। दक्षिण में चोलों की जगह पांड्यों और होयसलों ने ले ली थी तथा परवर्ती चालुक्यों की जगह यादवों और काकतियों ने ली। ये सभी राज्य कलाओं और वास्तुकला के संरक्षक थे। दुर्भाग्य से एक दूसरे के खिलाफ बराबर लड़ते हुए, नगरों को रौंदते हुए और मंदिरों तक को न बख्शते हुए उन्होंने अपने आप को कमजोर कर लिया। अंततः 14वीं सदी के आरंभ में दिल्ली के सुल्तानों ने उन्हें नष्ट कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।